Come to section 49. As per section 49, the effect of non-registration of document required to be registered. इसको सेट कर लिया जाए. इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट. कल आपको और स्टार्टिंग में मैंने सेक्शन 91 के साथ इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ एक लिंकेज लिखवाई थी. उसमें मैंने सेक्शन 49 ही आपके साथ डिस्कस किया था, रादर 49 क्लॉज सी, मे बी फर्स्ट और सेकंड लेक्चर. उसमें मैंने क्या बोला था आपको कि इफ अ डॉक्यूमेंट इज डॉक्यूमेंटेड, which means if a particular thing has been documented, then the document itself is to be produced before the court. That has been provided under section 91 Indian Evidence Act. But if that document was also required to be registered, and if it is not registered, then 91 will not bar it as an evidence. However, 49 being a specific provision will override section 91 of the Indian Evidence Act, और उस बेसिस पे वो उसको एडमिसिबल इन एविडेंस नहीं मानेगा. ये कहाँ लिखा है? 49C में लिखा. अब वो कहते हैं कि अगर एक डॉक्यूमेंट जो एज पर सेक्शन 17 कंपल्सरीली रजिस्टर्ड होना चाहिए था और आपने उसको रजिस्टर नहीं कराया, तो क्या होगा? It will not affect any immovable property comprised therein, which means सेल डीड हुई थी ए और बी के बीच में. ए वाज द ट्रांसफरर, बी वाज द ट्रांसफरी. अब उस सेल डीड को रजिस्टर नहीं कराया गया बच्चे. क्या जो ट्रांसफरी है वो ये कह सकता है कि आई एम द ऑनर, नाउ प्लीज डिक्लेयर दैट आई एम द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी? अगर वो डिक्लेरेशन में जाएगा तो उसको टाइटल डीड्स तो दिखानी पड़ेगी ना, और टाइटल डीड्स में अभी भी जो नाम है वो ट्रांसफरर का ही नाम है. रजिस्ट्री है नहीं है, तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ना रजिस्ट्रार की एंट्री आपने प्रोड्यूस करी, तो क्या जो प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको वो अफेक्ट करेगा? द आंसर इज व्हाई? बिकॉज द डॉक्यूमेंट वाज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड एंड इट हैज नॉट बीन रजिस्टर्ड. क्लियर है? पहला. सेकंड, हाँ जी, कंप्राइज मींस comprised affect any comprised therein means जो उसमें लिखा गया है is in that part document के अंदर. comprising means within the document. confer any power to adopt. अगर बच्चे अथॉरिटी टू अडॉप्ट आपको रजिस्टर ही नहीं कराई 17(3) के हिसाब से, तो क्या वो आपको पावर कन्फर कर देगा कि आप अडॉप्ट कर लो उस बच्चे को? The answer is no. So that shall be registered and no document, अब मैं दोबारा से पढ़ रही हूँ लिंक करके आप लोगों के साथ, no document required by section 17 to be registered shall confer any power to adopt. Why it will not confer any power to adopt? Because the authority to adopt has not been registered. Third, shall not be received as evidence of any transaction affecting such property or conferring such power unless it has been registered. तो जब तक रजिस्टर नहीं होगा आप इसको एडमिसिबल एविडेंस में नहीं ले सकते. So if there is a general provision, over it there is a special provision. The special provision will override the general provision. Clear है? So 49C becomes the special provision. इसको लिखो 49C read with 91 Indian Evidence Act. Read with 91 Indian Evidence Act. फोर्टी नाइन का प्रोवाइजो पढ़ लेते हैं. Provided that an unregistered document affecting immovable property and required by this act or the TPA to be registered may be received as evidence of a contract in a suit for specific performance. याद है आपको जब मैंने 53A TPA पार्ट परफॉर्मेंस और 17 का 1A पढ़ाया था, तो मैंने ये बताया था कि अगर आप सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डालना चाहोगे तो आप अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट टेंडर कर सकते हो. याद आया? एग्जाम्पल भी ड्रॉ की थी. यही चीज कहाँ मेंशन है? 49 के प्रोवाइजो में. तो अगर ए और बी के बीच में पार्ट परफॉर्मेंस हुई थी, बी को पोजेशन दे दी गई थी
और ए ने उसमें से सिर्फ अर्नेस्ट मनी ली थी, बट बाद में ए ने प्रॉपर्टी सी को बेच के सी के साथ रजिस्टर्ड डीड करा ली, तो क्या ऐसे केसेस के अंदर बी क्लेम कर सकता है दी ऑनरशिप? द आंसर इज नो, बिकॉज रजिस्ट्रेशन नहीं है. But if he wants to go in for the specific performance of the contract, that please allow him to perform this specifically, can he produce that unregistered contract document? The answer is yes. Why? Because contract does not require to be registered compulsorily. Clear है अभी सबको? इसके ऊपर बच्चे क्वेश्चंस बनते हैं मेंस में. अब आ जाओ वापस. We'll do other provisions first. अब लगाओ 59, 60 और 61 जो इसके साथ पढ़ना है. 59, 60 और 61, ठीक है. जी 59 जो है नाम भूल गई मैं. सिमरन. सिमरन 59 पढ़ो. हाँ जी. इसका क्या मतलब है? अब इसके साथ थोड़ा सा इसका जो चैप्टर शुरू हो रहा है जहाँ पे, उस पे आ जाओ पार्ट 11 पे, जो सेक्शन 51 से है. अब बच्चे जो पार्ट 11 की मार्जिनल हेडिंग है वो कहता है ऑफ द ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर्स. मैंने 17 में प्रॉपर्टीज बताई हैं जो रजिस्टर होंगी. उस प्रॉपर्टी के लिए मुझे उसके कागजात लेके कहाँ जाना है? रजिस्टरिंग ऑफिसर पे, जो पार्ट 11 में आएगा. पार्ट 11 में जब आएगा तो उसने एक रजिस्टर की बुक्स रखी गई होंगी जो 5 बुक्स के रूप में है, जो 51 अभी हम पढ़ेंगे. उसके बाद हमने इसमें ड्यूटीज बता दी कि क्या क्या ड्यूटीज हैं, और साथ के साथ हम पढ़ेंगे कि अगर आपका वो डॉक्यूमेंट एडमिट हो गया रजिस्ट्रेशन के लिए तो हम क्या करेंगे. यू ऑल आर रजिस्ट्रार्स नाउ, ठीक है. अब मैं आपके पास एक सेल डीड लेके पहुंच गई जिसको रजिस्टर कराना है, और आप मुझे 4 महीने के अंदर अंदर का टाइम दोगे क्योंकि मैं जाऊंगी उसके साथ. एज अ रजिस्ट्रार जब मैंने आपके पास वो प्रेजेंट कर दी और आपने उसको एडमिट कर दिया, जब आप एडमिट करोगे उसका प्रोसीजर क्या है जो आप ऑप्ट करोगे, वो हम 17 के साथ पढ़ रहे हैं. द रीजन इज क्योंकि 17 के बाद इमीडिएटली आएगा क्या, बिकॉज आई एम गोइंग फॉर द एग्जीक्यूशन, सो यू शुड एडमिट माय रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स ना. तो वो जो डॉक्यूमेंट्स को एडमिट करोगे, एक्नॉलेजमेंट तो दोगे ना बच्चे मुझे. मैं चली गई ये सेल डीड लेके तुम्हारे पास, मैंने कहा कि जी ऐसे ऐसे करना है, तो आप क्या करोगे ऐसे केसेस में? आप मुझे रजिस्ट्रेशन के साथ कोई एक्नॉलेजमेंट तो दोगे ना. कोई ना कोई तो एक्नॉलेजमेंट आएगी. वो एक्नॉलेजमेंट कहाँ से है? 58 बता रहा है आपको एंडोर्समेंट. क्या एंडोर्समेंट करेंगे? जो आप वापस भेजोगे उस पर डेट और सिग्नेचर होगा as per 52 और 58 with regard to the same document and made in his presence. किसकी प्रेजेंस में? हमारी प्रेजेंस में. रजिस्ट्रार जो है सेम डेट पे वो सब कुछ फिक्स करेगा. क्लियर है? अब 60 जो है वो पढ़ो. तनु पढ़ो. अब वो क्या कह रहे हैं? सर्टिफिकेट देगा वो रजिस्ट्रेशन का. किस चीज का? कि जब वो प्रोविजंस 34, 35, 58 और 59 के जो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए है वो कंप्लाइड विद हो गए. मींस ऑल द रिक्वायरमेंट्स जो एक रजिस्टर कराने के लिए डॉक्यूमेंट्स पे लगती है आपने सब कंप्लाइड विद कर दी, तो फिर रजिस्टरिंग ऑफिसर उसके ऊपर एंडोर्स करेगा. सर्टिफिकेट के ऊपर क्या लिखेगा? रजिस्टर्ड. और रजिस्टर्ड के साथ साथ वो नंबर एंड पेज बुक में एंटर करेगा कि जिस डॉक्यूमेंट को हमने इस पेज में इस एंट्री नंबर में ऐड कर दिया. और फिर वो जो सर्टिफिकेट है वो साइन भी होगा, वो सील्ड भी होगा, और डेट लिखी जाएगी रजिस्टरिंग ऑफिसर,
और वो एडमिसिबल होगा फॉर व्हाट पर्पस, दैट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैज बीन डन ड्यूली एंड इट हैज बीन डन इन अ प्रॉपर मैनर, और वो चीज जो है वो वहां पे एंडोर्समेंट में भी आप लिखोगे। क्लियर है ये? 61 शिवानी रीड 61। आप पहली चीज कह रहे हैं जो भी एंडोर्समेंट 59 में हुई, जो सर्टिफिकेट आपने दिया, वो मेंशन करने के बाद आप उसको रजिस्टर में लिखोगे, बुक नंबर 1 में लिखोगे, प्लस जो सेक्शन 21 में हमने कल पढ़ा था कि आपको बाउंड्री स्पेसिफाई करनी है, आपको मैप्स वगैरह लगाने, वो सब आप लगा के अटैच करके उसकी एंट्री मेंशन करोगे। जो रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट होगा वो कंप्लीट माना जाएगा, और जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। बच्चे सारे डॉक्यूमेंट्स वहां नहीं रखे जाते, जब आपका हो गया तो वहां वो रजिस्टर लिखा जाएगा, रजिस्टर होने के बाद आपको भी कॉपीज दी जाती है, और जो दूसरी कॉपीज होंगी उसके ऊपर जो है वो आपका वहां पे डॉक्यूमेंट एंट्री चढ़ जाएगी। एंट्री चढ़ने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट साथ में इशू किया जाएगा। इज दिस क्लियर? तो हमने 17 के साथ साथ प्रोसेस पढ़ लिया, प्रोसेस ऑन एडमिटिंग ऑफ द रजिस्ट्रेशन, राइट? नाउ कमिंग बैक टू सेक्शन 23 फर्स्ट। 23 देखो पार्ट 4 से शुरू हो रहा है। पार्ट 4 कहता है टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन, कि मैं कब प्रेजेंट कर सकती हूँ डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराने के लिए, जिसका प्रोसीजर अभी जस्ट हमने कंप्लीट किया। 23 क्या कहता है? टाइम फॉर प्रेजेंटिंग द डॉक्यूमेंट्स, राइट? अब इसके लिए रूपप्रीत रीड 23। हाँ जी, पहली चीज, जो भी प्रोविजंस 24, 25, 26 में है, कोई भी डॉक्यूमेंट विल के अलावा तब तक रजिस्ट्रेशन के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा अगर वो प्रॉपर ऑफिसर को ना दो, और विद इन 4 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन। आज हुआ, आज से 4 महीने के अंदर अंदर आप इसको रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोड्यूस करोगे, मीन्स प्रॉपर ऑफिसर को सबमिट करोगे। क्लियर है? नेक्स्ट। अगर मेरी किसी कोर्ट के ऑर्डर से डिसीजन आया है, डिसीजन आने के बाद कोर्ट के ऑर्डर से, तब भी मैं प्रेजेंटेशन के लिए दूंगी। क्यों दूंगी? क्योंकि कोर्ट की डिग्री रजिस्टर नहीं ना करानी, हमें डॉक्यूमेंट को अपने नाम पे अब चढ़वाना है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन करानी। कल हमने क्या पढ़ा था 17 में? वेदर कोर्ट्स डिग्री रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन, द आंसर इज नो। बट उसके बाद जो हमें राइट कन्फर किया गया होगा वो तो कराना पड़ेगा। वो कब से होगा? आज डिग्री आई है कोर्ट की, आज से 4 महीने के अंदर अंदर। बट बिकॉज जनरली द डिग्रीज आर अपीलेबल पर से, तो क्योंकि वो अपीलेबल डिक्रीज हैं, तो हम क्या करेंगे, जब अपील फाइनल हो जाएगी, या आपने अपील प्रेफर नहीं करी, मैक्सिमम टाइम पीरियड 90 दिन का होता है अपील, आपने प्रेफर नहीं करी, वो खत्म होगी, उस दिन से 4 months। क्लियर है? अब आप पढ़ो 23A को। यस मुस्कान, 23A।
बस यही रुक जाना। ये बात करता है आपके री रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। अगर मैं कहूं आपको सेक्शन 32-33 ये कहता है who are all persons who can present the document for registration. If these are those persons who presented the document to the registrar, that will be a valid process of registration. कोई problem नहीं. But a person who was not authorized to present the document for registration has presented the same and the document got registered. Later on पता चला कि वो पर्सन रिकॉग्नाइज्ड पर्सन था ही नहीं, तो क्या मैं उसकी री रजिस्ट्रेशन में जा सकती हूँ? द आंसर इज यस। अगर मैं जाऊंगी री रजिस्ट्रेशन में तो रजिस्ट्रार ऑफिसर को मुझे ये बताना पड़ेगा कि ये जो पर्सन है वो कंसर्न पर्सन नहीं था जो ऑथराइज किया, एंड इफ ही सेटिस्फाइड तो लीगल फिक्शन क्रिएट करके हम ये बोलेंगे कि एज इफ वो डॉक्यूमेंट पहले रजिस्टर हुआ ही नहीं था और वो डॉक्यूमेंट आज रजिस्टर हुआ है, और जब भी वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर होगा तो वो ओरिजिनल डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पे चला जाएगा, सो दैट वो ये ना कह सके कि जी 4 महीने में रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, ये तो टाइम बाद हो गया। समझ रहे हो? इसीलिए इसको हम रिलेट बैक करेंगे। अगेन रिपीटिंग फॉर यू, पहली चीज वर्ड टू वर्ड, notwithstanding anything to the contrary contained in this act, which means ये एक नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज है जो दूसरे सारे एक्ट के ऊपर स्पेशल प्रोविजन बन के ओवरराइड कर जाएगा। कहते हैं इफ इन एनी केस अ डॉक्यूमेंट रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन हैज बीन एक्सेप्टेड। 58-59 में हमने डॉक्यूमेंट रजिस्टर जो कराना था वो एक्सेप्ट कर दिया, रजिस्ट्रार ने ले लिया, सब रजिस्ट्रार ने ले लिया, लेकिन किससे लिया? अ पर्सन हु वाज नॉट ड्यूली एम्पावर्ड टू प्रेजेंट द सेम एंड हैज बीन रजिस्टर्ड, और रजिस्टर भी हो गया। कोई भी पर्सन जो क्लेम कर रहा है उस डॉक्यूमेंट के अंदर 4 महीने के अंदर अंदर जिस दिन से वो अवेयर होगा, सपोज वो परसों से अवेयर हुआ तो परसों से 4 महीने लगेंगे, चाहे रजिस्ट्रेशन उसकी 2 महीने पहले भी हो रखी है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जिस दिन से वो अवेयर हुआ उस दिन से वो इनवैलिड माना कहेगा कि जी इनवैलिड डॉक्यूमेंट है, प्रेजेंट करेगा उस डॉक्यूमेंट का, या एज पर द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 6 जो अभी हम पढ़ रहे थे, री रजिस्ट्रेशन किस जगह पे? जिस जगह पे डिस्ट्रिक्ट में रजिस्ट्रार वहां पे है और वो डॉक्यूमेंट जहाँ पे ओरिजिनली रजिस्टर हुआ था, और अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड है कि वाकई में ये गलती हुई थी, दैट पर्सन वाज नॉट एक्चुअली द मेन पर्सन जिसके थ्रू होना चाहिए था, तो उसको वो री रजिस्टर करेगा एज इफ इट हैज नॉट बीन प्रीवियसली रजिस्टर्ड। ये लीगल फिक्शन है, एज इफ मतलब एज इफ वो कभी रजिस्टर हुआ ही नहीं था। द मोमेंट ही रजिस्टर्स इट अगेन, इट विल रिलेट बैक टू द डेट ऑफ ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन। क्लियर है कि नहीं है? आप पढ़ो इसका प्रोवाइजो, ना सॉरी, हाँ प्रोवाइजो। हाँ जी, तो अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि विद इन 3 months फ्रॉम 12 सितंबर 1917 जो भी पर्सन डॉक्यूमेंट के अंडर अ डॉक्यूमेंट क्लेम कर रहा है जहाँ पे ये सेक्शन लगता है, वो री रजिस्ट्रेशन के लिए एज पर दिस सेक्शन कर सकता है। एंड कहाँ से? जिस दिन से वो अवेयर हुआ वहां से, मतलब 1917 के ऊपर भी ये लागू होगा। दैट प्रोवाइजो इज नाउ a redundant proviso which has no applicability here। क्यों? क्योंकि अब आपका मेन प्रोविजन 23A लगेगा कि जिस दिन से आपको लगा उस दिन से। अब आप एक बार पहले 32 निकालो। टाइटल डिफेक्टिव नहीं है बच्चे, जो पर्सन जिसने प्रेजेंट किया ना वो सही पर्सन नहीं था, उसके लिए मुझे एक एप्लीकेशन रजिस्ट्रार पे लगानी पड़ती है, इसके लिए मुझे कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार वो रजिस्ट्री नहीं तोड़वा रहा ना बच्चे, वो रजिस्ट्री नहीं ना तोड़वा रहा, वो ये कह रहा है कि जी जो पर्सन था वो ऑथराइज नहीं था, उसकी जगह मेरा नाम डाल दो और वो बैकडेट की रजिस्ट्री पे अप्लाई कर दो, वो डॉक्यूमेंट अटैच हो गया साथ। रजिस्ट्री नहीं तोड़वा रहा है। अगर वो रजिस्ट्री तुड़वाता तो कोर्ट में जाता, वो चैलेंज करता वहां पे। ये कह रहा है कि ये पर्सन तू ऑथराइज नहीं था, वो ऑथराइज थी, तूने जाके रजिस्ट्रार से रजिस्ट्री करा ली। अब मैंने रजिस्ट्रार को एक एप्लीकेशन डाली कि जो जिस पर्सन के थ्रू गया था ना डॉक्यूमेंट, वो पर्सन की जगह इस पर्सन का नाम आना चाहिए, ये रीजन है, सफिशिएंट रीजन थे, तो बस उसमें एंट्री चेंज करेगा, रजिस्टर में सिर्फ एंट्री चेंज करेगा, दैट्स इट।
नहीं, कुछ नहीं बोल रहा, ऐसे नहीं होगा। वो रजिस्ट्री कुछ, ये देख मैं तभी पढ़ा रही हूँ, वही प्रेजेंट करता है। यस, हाँ, जो या उसने पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है वो करता है। No, no, वो अलग अलग है। बच्चे वो नहीं पूछ रहे, वो जो पूछ रहे वो ये कंसर्न पूछ रहे कि ट्रांसफर जिसके नाम पे होनी है वो डॉक्यूमेंट के लिए जाएगा ना रजिस्टर कराने के लिए। यस, यस 32 देख, इसीलिए 32 पहले साथ में लिंक करवाया क्योंकि आपको कंफ्यूजन होनी थी। 32 का जो पार्ट 4 है वो क्या कहता है, ऑफ प्रेजेंटिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन है। आगे 32 कहता है पर्सन्स टू प्रेजेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन, राइट। सरबजीत रीड 32। जी हाँ, तो वो पर्सन खुद एग्जीक्यूट करा रहा है, ये क्लेमिंग अंडर। क्लेमिंग अंडर का टाइटल याद है, रेजिडेंट कार्टा में पढ़ाया था, ऑल दी अलाउस। नेक्स्ट, कैन अ कोर्ट डिक्री बी असाइंड? यस। अगर सपोज करो कोर्ट डिक्री में ये सेटल कर दिया गया कि आपको 50 लाख का क्लेम मिलेगा इस प्रॉपर्टी के थ्रू, और मैंने आगे किसी और को देने, तो मैं कहूंगी कि जी मैंने अपनी राइट्स जो है वो असाइन कर दी उसको, अब वो रिकवर कर सकता है, तो वो भी जा सकता है पर्सन। नेक्स्ट, अगर registrar is not satisfied, of course they may make an application to the court, but then in that case first we have to exhaust the remedies provided under the registrar act. इमीडिएटली आप वहां नहीं जाते, बच्चे रजिस्ट्रार हैं, सब रजिस्ट्रार हैं, फिर उसके बाद कोर्ट में आप डाल सकते हो ये सारी ग्रीवियंसेस, नो प्रॉब्लम इन दैट। नेक्स्ट, एजेंट होगा या कोई भी पर्सन का रिप्रेजेंटेटिव होगा, असाइनी होगा, जो ड्यूली ऑथराइज्ड है बाय पावर ऑफ अटॉर्नी, executed and authenticated in a manner hereinafter provided. Hereinafter means 33, right? So 33 के हिसाब से power of attorney which is recognizable for the purpose of 32. Clear है? अब कौन कौन प्रेजेंट कर सकता है? बच्चे रजिस्ट्री नहीं तोड़ रही मैं, रजिस्ट्री नहीं टूट रही है यहाँ पे, सिर्फ जो पर्सन कंसर्न्ड है उस पर्सन के रिगार्डिंग रजिस्ट्रार को इंटीमेशन दी जा रही है कि ये ऑथोराइज पर्सन उस टाइम पे नहीं था, वो चेंज कर दो डॉक्यूमेंट्स में। रजिस्ट्री नहीं टूट रही, रजिस्ट्री उसी पर्सन के नाम है। बस ऑब्जेक्शन आ गई तो जाओ कोर्ट में, बस। फॉर्जरी सिर्फ 420 क्यों, फॉर्जरी भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स को भी फोर्ज किया उसने। अब आ जाओ 24, चल पढ़ सेक्शन 24। ना कोर्ट्स डिक्री बी असाइन, इसका ये मतलब है तेरे मेरे बीच में सूट था, मेरे फेवर में सूट आ गया, और मेरे फेवर में सूट आने के बाद डिक्री मेरे फेवर में, अब मैं एग्जीक्यूट करा सकती हूँ, बट मैंने फर्दर इसको पैसे देने थे, तो मैंने बोला कि मैं अपनी डिक्री ऑफ द कोर्ट वाया दी ऑर्डर है, सीपीसी में प्रोवाइडेड है कि वो चीजें जो है मैं आगे असाइन कर लूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे आएंगे फिर ये सूट डालेगा इसको देने पड़ेंगे, तो मैंने बोल दिया कि तू ही जो है एग्जीक्यूशन में चला जा और ये राइट्स जो है वो असाइन, कोर्ट को इंटीमेट करना पड़ता है। यस, बिना उसके कुछ नहीं होता। 24 पढ़ो। ईच एग्जीक्यूशन, इसका मतलब ये है 4 जने थे तुम लोग, चारों ने अलग अलग डेट पे एग्जीक्यूशन दी, तो जिस जिस डेट पे एग्जीक्यूशन दी उस दिन से 4 महीने जो है वो कैलकुलेट किए जाएंगे, दैट्स इट, विद इन 4 मंथ्स। आज इसके साथ सेल लीड, कल उसके साथ सेल लीड, परसों उसके साथ हुई, तो वो उस हिसाब से डेट 4 मंथ्स इसके आज से होंगे, उसके कल से होंगे, उसके परसों से होंगे, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। क्लियर है? पक्का?
अमन नहीं समझ में आ रहा है? तुम्हारी और मनवीर की आज सेल डीड बनी, तुमने प्रॉपर्टी खरीदनी है। फिर मनवीर की एक और प्रॉपर्टी है जो सुखजोत ने खरीदनी है, वो कल हुई। फिर मनवीर की एक और प्रॉपर्टी है जो इशिका ने खरीदनी है, वो परसों हुई। तो आज से तुम्हारे 4 महीने, कल से इसके 4 महीने, परसों से उसके 4 महीने, अलग अलग डेट्स। क्लियर है? जिस दिन अवेयरनेस हुई उस दिन से 4 महीने। यस। ना, कोई लिमिटेशन नहीं है। अब आ जाओ 25। यस मनवीर, रीड 25। हाँ जी, क्या कह रहे हैं अब यहाँ पे? ये कोई अर्जेंट नेसेसिटी आ गई, कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए और डॉक्यूमेंट जो एग्जीक्यूट होना था, या जो कॉपी ऑफ द डिक्री और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होना था एग्जीक्यूट, वो रजिस्ट्रेशन जो है वो 4 महीने के अंदर अंदर प्रेजेंट नहीं हुई है। ठीक है? इन द केसेस वेयर द डिले डज नॉट एक्सीड 4 मंथ्स, मे डायरेक्ट ऑन पेमेंट ऑफ अ फाइन नॉट एक्सीडिंग कितना, 10 टाइम्स। किस चीज का 10 टाइम्स? ऑफ द रजिस्ट्रेशन फी। स्टैम्प फी नहीं बात कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फी की बात कर रहे हैं। तो अगर आपने 4 महीने के अंदर प्रेजेंट नहीं की, कोई भी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस या कुछ आए थे, तो 10 टाइम्स इज द मैक्सिमम अमाउंट। इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि कोर्ट 10 टाइम्स ही लगाएगा। कोर्ट शायद ना भी लगाए, अगर वाकई में जेन्युइन ग्राउंड्स थे कोर्ट ना लगाए, जैसे कोरोना था, नहीं लगाया कोर्ट ने टाइम। तो अगर कोरोना के बाद कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस थे विच वाज अंडर योर कंट्रोल बट यू कुड नॉट प्रेजेंट इट, तो मे बी 5 टाइम्स द रजिस्ट्रेशन फी, 1 टाइम द रजिस्ट्रेशन फी, एंड द मैक्सिमम इज द 10 टाइम्स द रजिस्ट्रेशन फी का फाइन आप पे इम्पोज किया जा सकता। क्लियर है? 4 मंथ्स एक्सीड हो जाएंगे ना, तो उसी में तो कह रहे हैं ना, है फाइन कराएंगे ना, फाइन तो लगेगा। बच्चे देख, यहाँ पे लिखा है इज नॉट प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन टिल आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द टाइम हियर इन बिफोर प्रिस्क्राइब्ड। कितने प्रिस्क्राइब्ड है? हाँ, द रजिस्ट्रार इन द केसेस वेयर द डिले इन प्रेजेंटेशन डज नॉट एक्सीड फर्दर 4 मंथ्स होने चाहिए। ये टोटल 8 हो गए ना, तो विद इन दैट टाइम पीरियड may direct that on payment of fine not exceeding 10 times the amount, such document shall be accepted for registration. फिर भी 10 टाइम्स हो सकती है उसके बाद डिस्क्रिशन। इसका इसका लूप होल यही होता है कि अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस वो मेडिकल लगा देते हैं किसी का भी। ठीक है जी, ऐसे ऐसे हो गया था, सिचुएशन खराब हो गई थी, मेडिकल लगाया हुआ है, रजिस्ट्रार के पास जाओ, थोड़ा सा फाइन इम्पोज होता है, वो कर देते हैं। री एग्जीक्यूशन तो तब कराएंगे ना बच्चे कि अगर आपको लगता है ऐसा, तो हम ये मान लेंगे कि हाँ जी वो डॉक्यूमेंट वाज नेवर एवर बीन टेंडर्ड, तो कुछ हुआ ही नहीं, एज इफ। हाँ, वो री एग्जीक्यूट कर दो, फिर उसके बाद 4 महीने लगा दो, कर सकते हैं, व्हाई नॉट। Any application for such direction may be lodged with sub registrar, who shall forthwith का मतलब होता है immediately forward it to the registrar to whom is subordinate। ठीक है? क्या मतलब है कि मैं जो एप्लीकेशन लगाऊंगी कि जी मुझे कंडोन कर दिया जाए, वो सब रजिस्ट्रार पे लगाऊंगी, सब रजिस्ट्रार उसको रजिस्ट्रार पे सबमिट करेगा। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ 26। अमन पढ़ोगे? नहीं? इशिका? उसी के पास चलो। इशिका?
हाँ जी, अब वो कह रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट आउट ऑफ इंडिया एग्जीक्यूट हुए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट आउट ऑफ इंडिया एग्जीक्यूट हुए हैं या तो किसी भी पार्टी से या बाय ऑल ऑफ द पार्टीज, ये रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेजेंट नहीं हुए 4 महीने के अंदर अंदर, तो रजिस्टरिंग ऑफिसर क्या करेगा, अगर सेटिस्फाइड है कि जो इंस्ट्रूमेंट है was properly executed, means it was duly executed and it has been presented within 4 months after its arrival in India, मतलब डॉक्यूमेंट फॉरेन में एग्जीक्यूट प्रॉपर हुआ था, बट जैसे ही आप आए इंडिया में, आने के 4 महीने के अंदर अंदर आपने प्रेजेंट कर दिया, अगर ये दोनों साइमल्टेनियस कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी तो आपकी रजिस्ट्रेशन जो है बिना टेकिंग एनी 10 times ऑफ द रजिस्ट्रेशन फी का फाइन आपकी रजिस्ट्रेशन की जा सकती है। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, 27 सुब्रत पढ़ेगा। So 27 के हिसाब से will does not require compulsory registration and thereby there is no time for presenting the same and for registering the same. Clear है ये भी? अब हमने जो provisions पढ़ लिए, इंडेक्स निकालो एक बार आगे। आप पार्ट 2 प्लीज पढ़ लीजिएगा। We've completed part 3, we've completed part 4, right? And then I have to complete part 10 first. आफ्टर दैट 11 के बाद ज्यादा अब हमारे इसमें बचा नहीं है कुछ करने का। लास्ट में जो 71 से लेके 77 तक है, उसकी एक सीक्वेंस आपको बतानी है। सो इट्स मोर लाइक रीडिंग मोर एंड राइटिंग। ठीक है, मेरे पास जो भी है 47 48 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 2 सेक्शंस करने हैं हमने इसके साथ। इसके बाद 32 से लेके मैंने 32 भी आपको करा दिया है, और आपका जो अब टास्क रहेगा वो आप मार्क करो जो आप पढ़ के आओगे घर से। पार्ट 2, क्योंकि आप पार्ट 2 नहीं पढ़ा है अभी तक आपने, प्लीज पढ़ लेना पार्ट 2 को। देन इसके बाद आप पढ़ के आएंगे पार्ट 8, जिसमें सेक्शन 40 41 है, और पार्ट 9 बस, विल्स वाला बच्चा। ठीक है, ये 3 पार्ट्स आप प्लीज पढ़ के आएंगे, ये तीनों पार्ट आपकी ड्यूटी है पढ़ के आने। अब हम आगे जो है लिखें थोड़ा सा। चलो जी लिखो अब इसके ऊपर। 23 पे पहले लिखना है ना। Section 23 states that Section 23 states that the transferee, लिखा हुआ होगा बच्चे तूने, the transferee of immovable property, the transferee of immovable property is under an obligation, is under an obligation to get the title deeds registered, under an obligation to get the title deeds registered under his name, under his name within 4 months, within 4 months from the date of transfer, within 4 months from the date of transfer, which means that there is a limitation period, which means that there is a limitation period imposed by the Registration Act, imposed by the Registration Act on the transferee, on the transferee to get the registration done, to get the registration done in his favor, to get the registration done in his favor. Next लिखो section 25 पे, section 25 provides for the extension,
provides for the extension of further 4 months with sufficient cause and registrar can impose registration fee at the max of 10 times it states that the transferee of immovable property if does not get the registration done within 4 months from the date of transfer, then the time can be further extended for 4 months by the registrar or the sub-registrar as the case may be if he provides sufficient cause and can impose fee up to 10 times of the original registration fee आगे लिखो if a document is submitted or presented for registration before the sub-registrar along with the application under section 25 then sub-registrar is not at all authorized to register such a document but it is his duty to forward the application for such registration to the district registrar and it is the registrar alone
who is empowered to pass orders, who is empowered to pass orders under section 25, under section 25, condoning the delay, condoning the delay in presentation of registration, in presentation of registration thereof, thereof. Next para. The same purpose could be achieved, the same purpose could be achieved if the application under section 25, if the application under section 25 along with the document, along with the document sought to be registered, sought to be registered was presented before, was presented before the registrar, was presented before the registrar, to whom the competent sub-registrar, to whom the competent sub-registrar was subordinate, was subordinate, the provision of section 30, the provision of section 30 would come into play, come into play, and there is no illegality, and there is no illegality on that score, on that score, the presentation of application, the presentation of application under section 25, under section 25. अभी के लिए इतना ही, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे ऑन मंडे, राइट? That's a sad news. Mr. Ratan Tata is no more. I just got to know. See, the legend. चलिए, ठीक है जी. 12:05 हुए हैं, 12:15 पे लूँ CPC.